लास्ट लेक्चर में हमने स्टील स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। स्टील का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है कास्ट आयरन। सबसे पहले जो स्टील जिस फॉर्म में यूज़ की जाती थी वो है कास्ट आयरन के फॉर्म में यूज़ करते थे। ये 1840 तक हम लोगों ने कास्ट आयरन के फॉर्म में यूज़ किया। कास्ट आयरन जो है वो टेंशन में वीक होता है और इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिर्फ 120 से लेके 150 MPa तक ही होती है। MPa यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका जो कार्बन कंटेंट है वो 2 से 4% होता है। तो इस कास्ट आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को, डिसएडवांटेज को, ड्रॉबैक को इम्प्रूव करते हुए रॉट आयरन को यूज़ किया गया, जिसकी की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 400 MPa है। रॉट आयरन कास्ट आयरन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो कि 400 है और कास्ट आयरन की सिर्फ 120 से लेके 150 ही MPa ही है। रॉट आयरन का जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम है, 0.15%। कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में स्टील का यूज़ शुरू हो गया है। स्टील जिसका कार्बन कंटेंट जो है वो 0.25 से 1.5% है। इसमें स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट रॉट आयरन से ज़्यादा होता है और कास्ट आयरन से कम होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे तो मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ईल्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसकी डक्टिलिटी और टफनेस कम हो जाती है। इसी कारण स्टील का यूज़ शुरू हो गया। इसमें रॉट आयरन से ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, तो ये बेटर है। स्टील जो है ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये टफ है, मेलिएबल होता है और ये डक्टाइल है। ये इजीली फोर्स्ड कर सकते हो, आप इसको किसी भी शेप में इजीली बना सकते हैं। इसके ऊपर वेल्डिंग इजी है। स्टील की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 310 से 700 MPa तक होती है। इट डिपेंड्स कि किस टाइप का स्टील, या स्टील में भी कई ऑल्टरेशंस कर सकते हैं आप कार्बन कंटेंट इसका बढ़ाएंगे तो इसकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन डक्टिलिटी और टफनेस कम हो जाती है। स्टील जो है डक्टाइल है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है स्टील की। अब है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में जो यूज़ होने वाले स्टील्स हैं वो हैं। पहला है कार्बन स्टील, जिसका जो कोड है वो है IS 2062। हम लोग जनरली कार्बन स्टील पे ही डील करेंगे। कार्बन स्टील जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें कार्बन, इस स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन यूज़ किया जाता है। इसमें कार्बन और मैग्नीज जो हैं वो स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट्स हैं। फिर ये आपको आपके जो कोड है हमारा IS स्टील का जो कोड है उसमें ये मिलेगा। फिर है हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील। ये जो हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील है ये ट्रांसमिशन लाइंस और टावर्स में यूज़ किया जाता है। इसकी ताकत ज़्यादा है और इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। कार्बन कंटेंट का परसेंटेज इंक्रीज़ करने से डक्टिलिटी और टफनेस कम हो जाती है। फिर है मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ माइक्रो अलॉयड स्टील। इसमें अलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं जैसे नियोबियम, वेनेडियम एक्सेट्रा। फिर है हाई स्ट्रेंथ क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड स्टील। स्टील को जब हम बनाते हैं तो मोल्ड में, सांचों में मोल्टन मेटल होता है उसको डाल देते हैं और उसके बाद उनको रोलिंग मिल्स से पास करते हैं, तो वहाँ पे इनकी टेम्परिंग एंड क्वेंचिंग होती है। तो ये हाई स्ट्रेंथ क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड स्टील हाई टेम्परेचर्स पे काम आता है। फिर है वेदरिंग स्टील। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि करोजन जो है वो स्टील का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्टील करोड हो जाता है, तो इसमें जो है हम लोग इस वाले स्टील में कुछ अलॉयज़ ऐड किए करते हैं
जहाँ पे, और इस स्टील को वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे करोजन ज़्यादा है, जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ पे इस स्टील को यूज़ करेंगे। फिर है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। फिर है फायर रेजिस्टेंट स्टील। ये जो स्टील है ये परफॉर्म्स बेटर देन ऑर्डिनरी अंडर फायर, क्योंकि इस स्टील के अंदर जो ऐसे अलॉयज़ डाले जाते हैं जिससे कि आग के दौरान ये इस आग को ज़्यादा, हीट को ज़्यादा कंडक्ट नहीं करे। फिर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील। स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है। फिर है ईल्ड स्ट्रेस, जिसको प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं, एंड डक्टिलिटी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग निकालते हैं यूटीएम मशीन से। ये एक टेस्ट स्पेसिमेन का फिगर है जिसको कि हम टेस्ट कूपन भी बोलते हैं। इसकी दोनों एंड्स पे ये जॉज, मशीन की जॉज पे लगा देते हैं और मशीन पे एक अक्षीय यूनी एक्चुअल लोड लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पी लोड लगाया है, तो जो जॉज हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, अपर जॉ मूव करेगा, तो इसके जॉज के मूवमेंट के कारण ये जो स्पेसिमेन है इसमें खिंचाव आएगा, टेंसाइल फोर्सेस आएंगे, जिसके कारण इसमें स्ट्रेन जनरेट होता है और इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। एल जो है वो कूपन की लेंथ है, लेंथ ऑफ द सैंपल। एल जो है निशान, आपका सैंपल तो बहुत बड़ा होगा, आप उसके ऊपर कुछ 2 निशान लगा देते हैं और इन जो निशान हैं इनके बीच में जो मार्क्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं गेज लेंथ। और गेज लेंथ को भी निकालने का फॉर्मूला है, ये डिपेंड करता है इसके क्रॉस सेक्शन पे। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 5.65 √A0, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए है और 5D सर्कुलर सैंपल के लिए है। तो इसके बेसिस पे आप लोग गेज लेंथ निकालेंगे। डी जो है वो सैंपल की डेप्थ या डाया, अगर सर्कुलर है तो डी डाया होगा, अगर रेक्टेंगुलर है तो डी डेप्थ होगी। टी इसकी थिकनेस है। तो इसके बेसिस पे आप लोग इसका एरिया, ओरिजिनल एरिया A0 निकाल लेते हैं। जब ये मशीन में सैंपल को लगा देते हैं तो मशीन पे जब फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स, उसके कारण ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जनरेट होता है। इस कर्व में आप देखिए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, एक बार हम वापस से रिपीट कर रहे हैं। इसके अंदर ये आप देखिए, शुरू में तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जीरो था। जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है अप टू द पॉइंट ए। ये जो ए पॉइंट है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा पॉइंट बी, ये इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिसिटी जैसे आपको पता है कि जब हम किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं तो वो डिफ़ॉर्म होगा, लोड हटाने पे और वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इलास्टिक मटेरियल है। तो अप टू द लिमिट बी इसमें इलास्टिसिटी है। तो अब जो आप पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टील डिज़ाइनिंग में, उसमें हम लोग इलास्टिक लिमिट से आगे हमारे सैंपल का लोड एप्लीकेशन करेंगे। तो बी के ऊपर जो है वो है सी डैश और सी डैश अपर ईल्ड पॉइंट है, सी लोअर ईल्ड पॉइंट है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ईल्ड पॉइंट्स, अपर एंड लोअर, ये माइल्ड स्टील में ही विजिबल होते हैं। और ये डिपेंड करता है सी डैश और सी, जिस तरह से आप लोड लगा रहे हैं, मशीन के लोड के एप्लीकेशन, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये ईल्डिंग पॉइंट है। इसके बाद मटेरियल के अंदर ईल्डिंग शुरू हो जाती है, मटेरियल बहने लगता है और बी पॉइंट के बाद से इसमें प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है। ये अब क्या होगा कि अगर आप कोई लोड लगाएंगे तो मटेरियल में लोड अनलोड करने के बाद भी, लोड हटाने के बाद भी परमानेंट डिफॉर्मेशंस रह जाते हैं। सी से डी जो है वो ईल्ड प्लेटू है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कोई भी स्ट्रेस नहीं लगा रहे, लेकिन उसके बाद भी मटेरियल बहता जा रहा है, फैलता जा रहा है, इसमें स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ये आप देखिए, सी से डी तक ईल्डिंग हो रही है, ईल्ड प्लेटू है।
इसके बाद डी के बाद मटेरियल को जो मटेरियल होता है वो अब वापस अपने ओरिजिनल, वो कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं भरूँगा, उसमें उसके मॉलिक्यूल्स में फिर डिफॉर्मेशन शुरू होते हैं और स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन शुरू हो जाता है। डी के बाद से स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है, मटेरियल में आपस में मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट होता है और वो अपने आप को बहने नहीं देते हैं। अब आपको इसको और आगे इलोंगेट करना है तो आपको लोड लगाना पड़ेगा। तो अब हम वापस से और लोड लगा रहे हैं तो मटेरियल में आगे इलोंगेशन आ रहा है। अब आप ये देखिए कि इसके ये अब इस तरह से करने के बाद ये अप टू द पॉइंट ई तक आपका मटेरियल में जो लोड बढ़ता ही जा रहा है। ई पॉइंट के बाद से इसके अंदर लोड कम होने लगता है। ई पॉइंट जो है वो अल्टीमेट पॉइंट है और हमको ये अल्टीमेट पॉइंट ही निकालना है। मटेरियल की अल्टीमेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है उस पे हम हमारी जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी डिज़ाइनिंग में वो वैल्यू लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो लिमिट स्टेट से हम पढ़ेंगे उसमें अल्टीमेट लोड तक की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट से जब हम इसके बाद इसमें नेक फॉर्मेशन हो जाती है और एक गर्दन जैसी बनती है और ये इसमें फेलियर आ जाता है। एफ पॉइंट पे मटेरियल में टूट जाता है। होता ये है कि जब हम लोड लगाते हैं तो मटेरियल की लंबाई बढ़ती है, लेकिन लंबाई के बढ़ने के साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन जो होता है, बाकी के 2 डायमेंशंस होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो इसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको निकालनी चाहिए वो क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो जब आपको अल्टीमेट टेंसाइल लोड चाहिए तो उस वक्त उसी का एरिया निकालना चाहिए, एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन क्या है, उस वक्त जो सैंपल है वो मशीन पे लगा हुआ होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग की जो ट्रू स्ट्रेस है ये नहीं निकाल पाते हैं। इसकी जगह हम फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ही लेते हैं। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अल्टीमेट टेंसाइल लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकालते हैं। ऐसे कई सैम्पल्स होते हैं, उन सब के आप लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और एक कर्व प्लॉट करते हैं। इस कर्व से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे। कोड में जो भी जो सैंपल का जो भी स्टील की जो भी आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लेनी है वो कैरेक्टरिस्टिक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिसको कि FU से शो करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस की वो मिनिमम वैल्यू जिसके बिलो विच not more than 5% of corresponding stresses of sample tested are expected to occur। जो भी सैम्पल्स आपने टेस्ट किए उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इससे 5% टेस्ट सैम्पल्स ही हैं जिनकी वैल्यू इससे कम आएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू लेनी है। और 95% जो सैम्पल्स होंगे उनकी वैल्यू इस स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी। तो इस स्ट्रेंथ को आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। कोड में स्टील को ग्रेडिंग के साथ देते हैं। जैसे एक मैं आपको सैंपल बताती हूँ, ये लिखा हुआ है Fe410WA। Fe जो है ये स्टील के लिए होता है, 410 है ये FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है न्यूटन पर mm² या MPa में। W और A, W जो है वो वेल्डेबिलिटी है और A जो है वो ग्रेड ऑफ स्टील है। स्टील की 3 ग्रेड्स होती हैं, A, B और C। A ग्रेड जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। जो B ग्रेड है वो क्रिटिकल लोड एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे कि सर्विस टेम्परेचर्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होते हैं। और C जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पर भी यूज़ किए जाते हैं और जहाँ पे कि सैंपल की इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। सैंपल में जो फेलियर होता है, अगर वो कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है, जैसे वो नेकिंग फॉर्मेशन से अगर फेलियर होता है तो उसको बोलते हैं डक्टाइल फ्रैक्चर। नहीं तो आप देखेंगे जैसे कांच जो होता है वो जब टूटता है तो उसमें कप एंड कोन नहीं होता, उसमें वो ब्रिटल फेलियर है। लेकिन स्टील में कप एंड कोन फ्रैक्चर होगा तो वो डक्टाइल फ्रैक्चर है। मैं आपको एक बार इसकी कोड की फिगर दिखाती हूँ। ये कोड है, ये टेबल 1 है, ये आपका कोड का नाम है IS 800 2007। इसके अंदर ये देखिए आप,
ये दिया हुआ है। ये IS 2062 है। इसके अंदर ये FE 410WA ये सब दिया हुआ है। यहाँ दिया है ईल्ड स्ट्रेस और ये दिया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये देखिए FE 410WA की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है 410 MPa में दिया हुआ है। ये मिनिमम वैल्यू दी हुई है जो कि आपको लेनी है। अब है ईल्ड स्ट्रेस। ईल्ड स्ट्रेस को FY से शो करते हैं। ये जो आपको मैंने ग्राफ दिखाया था, इसमें जो C' और C पॉइंट है ये ईल्ड पॉइंट है। तो ये माइल्ड स्टील में तो विजिबल है, लेकिन बाकी इसमें स्टील्स में विजिबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि ये वह स्ट्रेस है, दिस इज़ दैट स्ट्रेस जो कि विच लीव्स द स्पेसिमेन, जिसमें कि स्पेसिमेन में परमानेंट सेट डिफॉर्मेशन रह जाता है 0.2% जब सैंपल को अनलोड करते हैं। और FY मैंने आपको कहा था कि इस ईल्ड स्ट्रेस को हम FY से शो करते हैं। तो FY की जो वैल्यू है वो वेरी करती है कार्बन और मैग्नीज के परसेंटेज से। इसके अंदर हीट ट्रीटमेंट आपने कैसा दिया है उसके ऊपर भी FY की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे कि हमारे सैंपल होता है उसमें ये फ्लेंज होता है, वेब होता है। जो फ्लेंज और वेब में दोनों के क्रॉस सेक्शन में थिकनेस में अलग अलग होता है। जो वेब होती है वो थिन होती है और जो फ्लेंज होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। तो जो थिनर पोर्शन होगा उस पर ज़्यादा प्रेस होगा, रोलिंग मशीन ज़्यादा चलेगी, उसको वो थिन होता है तो वो ठंडा जल्दी होगा। तो इसके कारण उसमें ईल्ड स्ट्रेस ज़्यादा आएगी। जैसे अमाउंट ऑफ वर्किंग, जितना आपने काम किया ड्यूरिंग रोलिंग प्रेस, उस पर भी ईल्ड स्ट्रेस डिपेंड करता है। जैसे कि थिनर प्लेट्स जो होते हैं हैव हायर ईल्ड स्ट्रेस दैन थिकर प्लेट्स। फिर है डक्टिलिटी। ये चीज़ें भी जो कि आपके इसमें दिया हुआ है कोड में, ये ईल्ड स्ट्रेस दिया हुआ है। ये FE 410WA का ही दिया हुआ है। ये ईल्ड स्ट्रेस दिया है। इसके अंदर देखिए अगर 20 से कम है इसकी थिकनेस, डेप्थ और थिकनेस अगर 20 से कम है तो ईल्ड स्ट्रेस 250 है। अगर D और T 20 से 40 थिकनेस के ऊपर है तो इसकी ईल्ड स्ट्रेस कम हो गई है 240, और अगर और मोटा है तो ये 230 ही रह जाती है। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी तन्यता, उसके तार के फॉर्म में आने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू चेंज इट्स शेप विदाउट फ्रैक्चर, वो टूटे नहीं और वो तार के फॉर्म में आ जाए, ये डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी को हम परसेंटेज इलोंगेशन से नापते हैं, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन गेज लेंथ। और माइल्ड स्टील के लिए जनरली हम डक्टिलिटी जो होती है 20 होती है। अब ये फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ कैसे निकालेंगे? सैंपल का आपने इनिशियली जो गेज लेंथ निकाली थी वो तो आपको नोटेड ही है। सैंपल में जब मशीन पे लगाने के बाद उसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके बाद उसको मशीन से डिसमाउंट करते हैं और उसको वापस से लगा के देखते हैं। तो उस वक्त जो इसकी जो लंबाई निकलती है दैट इज़ फाइनल लेंथ, वो ज़्यादा होगी ओरिजिनल लेंथ से, क्योंकि आप टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं UTM मशीन पे। तो वो लेंथ माइनस ओरिजिनल या गेज लेंथ अपॉन गेज लेंथ, तो ये आपको देगा परसेंटेज इलोंगेशन। अगर डक्टिलिटी ज़्यादा है तो ये हमारे स्पेसिमेन के लिए फ़ायदेमंद रहता है। हाई डक्टिलिटी से के कारण जो स्ट्रेसेस होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एट अल्टीमेट लेड और प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, उस पर जब आप लोड लगाते हैं तो उसमें लोड लगाने से उसमें जो एक पॉइंट होता है वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। अगर आपने अब वहाँ पे मान लीजिए अल्टीमेट लोड आ गया है, अल्टीमेट स्ट्रेस जनरेट हो गया है, FU तक आ गया है, अब अगर आप और लोड लगाएंगे तो वो जो होता है ये डक्टिलिटी के कारण वो पूरा सेक्शन जो है अल्टीमेट पे पहुंचने के बाद अपने स्ट्रेसेस को आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा और वहाँ पे प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी ऑफ स्टील। ये भी आपके इसमें कोड में दी हुई है। ये रहा स्टील और ये डक्टिलिटी ये लिखा है परसेंटेज इलोंगेशन
और ये यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है ये है इसकी डक्टिलिटी। आपका FE 410 की जो डक्टिलिटी है वो 23% है। ये कुछ रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं। ये आपको स्टील सेक्शंस आपकी हैंडबुक से मिलेंगे जो आपको परचेज़ करनी है। तो ये हैंडबुक में कई तरह के सेक्शंस होते हैं, मैंने कुछ सेक्शंस आपको यहाँ बताया है। जैसे कि पहला सेक्शन है फ्लैट, ये है ISF 30, ISF 10। 30 मतलब इसकी चौड़ाई 30 है, 10 मतलब इसकी थिकनेस है। फिर सेकंड सेक्शन जो है वो बीम सेक्शन है, आई सेक्शन जिसको बोलते हैं, इसे ISL भी लिखा है। 300 मतलब इसकी लंबाई, डेप्थ जो है, हाइट वो 300 है और एट द रेट ऑफ 616.6 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये होता है कि जो वेट है उसका वेट पर मीटर, वेट इंटू 9.8 किया तो न्यूटन पर मीटर आ गया। हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो वेट से करते हैं स्टील का, इसलिए वेट भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है सेक्शन के साथ। फिर एक और सेक्शन है ISA एंगल सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, जिसके अंदर 2 लेग्स होते हैं। हो सकता है लेग्स सेम लेंथ के हो सकता है अनइक्वल हो। तो ये मैंने एक अनइक्वल एंगल सेक्शन लिया है। ISA 40 × 25 × 6, 40 इसकी एक लेग होगा, 25 दूसरा लेग होगा और 6 जो है इसकी लेग की थिकनेस होगी। ये रोल्ड स्टील सेक्शंस का जो है एक वो है आपके, मैंने आपको डिफरेंट शेप्स बताए हैं। जैसे पहला है आई सेक्शन, जिसके अंदर ये ISJB, LB, MB, WB, HB, ये कई इसके नाम से इसमें शेप्स हैं। जूनियर बीम, लाइट बीम, मीडियम बीम, वाइड फ्लेंज्ड बीम, हैवी बीम्स। और ये जो है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये फ्लेंज है, विड्थ जिसकी B लिखा हुआ है, TF लेंज की थिकनेस है, वेब आपकी लंबी तना जैसा होता है, जैसे पेड़ का तना है। नीचे ये इसके बॉटम फ्लेंज कहलाती है। H डेप्थ ऑफ द सेक्शन है, R1 R2 इसके रूट रेडियस है। तो इस तरह से आप ये फ्लेंजेस देख सकते हैं। ये है इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शंस हैं, जिसमें को JC, LC, MC भी बोलते हैं। इसमें भी 2 फ्लेंज होती है और एक वेब होती है। फिर है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, जिसमें 2 लेग्स है, A और B। फिर है T सेक्शंस, ISNT, HT, ST, LT, JT। इसमें एक फ्लेंज और एक वेब होती है।